करने वाले हैं कमर्शियल रियल एस्टेट का हाल क्या है। कई नए मॉल्स आपके आसपास शायद खड़े रहे होंगे, लेकिन मॉल्स के अंदर क्या चल रहा है, उनके रिटेल स्पेस में किस तरह की गतिविधि है। बाहर से मॉल नजर आ रहे हैं लेकिन अंदर से क्या हाल है और आगे के ट्रेंड किस तरह के हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ नाइट फ्रैंक के डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच विवेक, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो बताइए कि कोविड का कहर बीतने के बावजूद अभी भी हम देख रहे हैं कि मॉल्स बाहर से खड़े हुए एक ढांचा नजर आ रहा है पर अंदर रिटेल स्पेस खाली है। क्या वजह आपको लग रही है कि डेवलपर्स ने तो बना लिए हैं मॉल बड़े बड़े, लेकिन अंदर स्पेस जो खाली है ये कहीं ना कहीं ये बयान कर रहा है कि अभी उस तरह की तेजी लौटी नहीं है, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा जब हम देखेंगे कि रिटेल स्पेस में भी एक्शन आएगा। हाँ प्रियंका, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, क्योंकि अगर आप रिटेल की जो दास्तान है, रिटेल स्पेस की या रिटेल मॉल स्पेस की अगर खास करके बात करें, तो आपको इससे इसके दोनों स्वरूपों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक वो स्वरूप है जहाँ पे जब आप जाते हैं आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उस मॉल में एंट्री के लिए, पार्किंग के लिए, या फिर कोई दुकान में जाने के लिए, उसके फूड कोर्ट्स में भीड़ मिलती है आपको, और आपको लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। और दूसरा स्वरूप ये है कि जहाँ पे आप जा रहे हैं और आप जाना ही नहीं चाहते हैं, बट आपको पता है कि कई सारे मॉल्स आपके आसपास में खाली पड़े हैं। तो हम इन खाली पड़े हुए मॉल्स को एक घोस्ट मॉल नाम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भूतिया मॉल, हाँ, सुनने में बहुत ही खतरनाक लगता है, बट ये ऐसे मॉल्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहे हैं अपनी ऑक्यूपेंसी के वजह से। 40% से ज्यादा जगह उन मॉल्स में खाली पड़ी है, और इसकी कई सारी वजह हैं जिसके वजह से ये हालात हैं। तो अगर आप रिटेल साइकिल देखें मॉल डेवलपमेंट की लास्ट 2 दशकों में, तो जो शुरू में जो मॉल बने एक 2008-9 की तेजी के पहले तक, उसमें बहुत ही पुरानी तरीके से जो विचारधारा रही है मॉल डेवलपमेंट की, कि भाई अगर कोई मॉल बढ़िया कर रहा है तो अगर आज मैं भी शुरू कर दूं एज ए डेवलपर दूसरा मॉल, तो मेरा भी बढ़िया करेगा। तो ये जो धारणा है उसके चलते हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहाँ पे 271 मॉल्स जो है देश में, उसमें से 57 यानी करीब करीब 20% इस तरीके के भूतिया या घोस्ट मॉल्स की सिचुएशन में पहुंच गए हैं। राइट। और इसके साथ में इसमें कई सारे रीजंस हैं, चाहे वो ओनरशिप से रिलेटेड हो, जहाँ पे एक मॉल की ओनरशिप बहुत सारे इन्वेस्टर्स लैंडलॉर्ड्स के पास में है, जिसके वजह से उस प्रॉपर्टी को मौका नहीं मिलता कि वो उसके लिए बेस्ट कर पाए, क्योंकि हर ओनर, हर इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड एक अलग तरीके से सोचेगा, क्योंकि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है उससे आने वाले जो भाड़े की आय है वो। राइट, तो जबकि जैसे मल्टीपल आपने ओनर्स जो है एक समस्या है। और एक समस्या आपने जो बताई कि देखा देखी में मॉल तो बना लिया लेकिन अंदर का हाल जो है वो उतना खास नहीं है या खाली पड़ा हुआ है। घोस्ट मॉल आपने जो टर्म यूज़ किया, इनफैक्ट ये टर्म हमने पहली बार सुना था नोएडा में, जब जेपी की पूरी रेजिडेंशियल टाउनशिप खाली पड़ी हुई थी, और अब मॉल्स के लिए भी कहा जा रहा है घोस्ट मॉल खड़े हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल बदलते हुए आप कब देख रहे हैं विवेक? आगे आप क्या देख रहे हैं कि ये स्पेस भरेंगे ना, कितना वक्त लग सकता है, कब तक यहाँ पर रौनक लौटेगी सही मायने में? तो जैसे कि प्रियंका, मैंने कहा कि दो स्वरूप है रिटेल मॉल डेवलपमेंट के। एक तो ये जो घोस्ट मॉल्स, जिनके वजह से जो एक पूरे रिटेल मॉल डेवलपमेंट मार्केट को वो नीचे दिखा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बट अगर आप इनके बाहर देखें तो एक अलग ही तस्वीर आपको दिखेगी उभरते हुए रिटेल मॉल डेवलपमेंट स्पेस की। और अगर इसके लिए मैं आंकड़ों की बात करूं, तो जैसे हम जब मॉल, पूरे जो 271 मॉल्स हैं देश में, उसमें से अगर कितनी स्पेस खाली पड़ी है उसकी अगर बात करूं, तो करीब करीब 16% स्पेस खाली पड़ी है, जो थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसमें से घोस्ट मॉल्स को निकाल दूं, तो ये जो खाली स्पेस है वो घटकर 8% हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 92%, 92% आपकी स्पेस पूरी ऑक्यूपाइड है। अगर मैं पूरे सारे इंडिया लेवल मॉल स्पेस की बात करूं, जो एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। और अगर हम देखें कि कई अच्छे मॉल परफॉर्मिंग मॉल्स जो है
वहाँ पे रिटेलर्स को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखना पड़ता है उस मॉल में बने रहने के लिए, उस मॉल में होने वाले फुटफॉल से फायदा उठाने के लिए। तो ये अलग ही स्वरूप है, जब आप होस्ट मॉल्स को निकाल दें तब आपको जो देखने मिलता है। ठीक है, जो यूजेज का एरिया है वो अच्छा है आप कह रहे हैं, लेकिन आप ही की रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक की जो कह रही है कि ये मॉल्स जो हैं करीब अच्छे खासे तादाद में हैं जहाँ जो खाली पड़े हुए हैं। आप क्या अंदेशा लगाते हैं आने वाले समय में कमर्शियल स्पेस के लिए कैसा वक्त रहेगा? तो आने वाले समय में अगर जो इस तरीके के मॉल्स हैं घोस्ट मॉल्स, उनके लिए तो करीब करीब 500 मिलियन डॉलर का उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा हुआ है। तो इसके लिए बहुत ही गंभीर तरीके से सोचना पड़ेगा इन मॉल ओनर्स को कि हम उसे क्या क्या करें, चाहे हम उसे टेम्पररी यूजर्स के लिए लगाएं, चाहे वेयर हाउसिंग के लिए या ऑफिस स्पेस के लिए या और कोई यूजर्स के लिए। लेकिन जो उसके बाहर का जो मार्केट है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 8% केवल खाली स्पेस है। अगर हम ग्रेड ए मॉल्स की बात करें, मॉल्स जो 5 लाख स्क्वायर फीट से बड़े हैं, मॉल मैनेजमेंट बढ़िया है, कनेक्टिविटी अच्छी है, उनकी टेनेंट मिक्स बहुत बढ़िया है, वहां पे जो हम देख रहे हैं, वहां पे हम एक उछाल देख रहे हैं बिक्री में, इन मॉल्स की ओवरऑल बिक्री में। तो अगर हम अगले 5 सालों की बात करें, तो हम ये देख रहे हैं कि जो आज का जो रिटेल मॉल स्पेस में होने वाला जो व्यवसाय है, जो करीब 8-9 बिलियन डॉलर्स हो रहा है आज, वो बढ़कर करीब करीब 40 बिलियन डॉलर होने की बात है अगले 6 सालों में, ठीक जो है। एक बहुत ही उम्दा ग्रोथ है। और दोनों ही कारण होंगे इसमें, एक तो जो बढ़ती हुई कंज्यूमरिज्म है जो रिफ्लेक्ट कर रही है अच्छे मॉल्स में, और दूसरा इसके साथ में जो नए मॉल्स डेवलप होंगे अगले 6 सालों में, इन दोनों को साथ मद्देनजर रखते हुए ये ग्रोथ आने की संभावना है। लेकिन एक और फैक्टर जो है वो होता है महंगाई का। आपको नहीं लगता कि अभी लोग थोड़ा सा जो है इस तरह की स्पेंडिंग जो कहते हैं डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो है उससे थोड़ा सा वो अभी बचते हैं कि भाई अगर कुछ महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये जो महंगाई का फैक्टर है ये भी शॉपिंग एक्टिविटी इन मॉल्स में जो होती है उस पर असर डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है? जरूर महंगाई का कंज्यूमर की सोच पे और बजट पे फर्क पड़ता है। और दो तरीके से देखना चाहिए इसे, महंगाई चाहे वो डायरेक्ट प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से या ब्याज दरों की बढ़ोतरी की वजह से, जिसके वजह से भी एक हाई टिकट वैल्यू या जहाँ पे भी क्रेडिट फाइनेंस्ड कंजम्पशन आइटम्स है, चाहे वो आपके मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए या और कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, उन सब पे मार पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमने देखा प्री कोविड के कंपैरिजन में आज ये अधिकतर कैटेगरीज ज्यादा बेहतर व्यवसाय कर रही हैं। अगर मैं हाई वैल्यू सेगमेंट्स की बात करूं, जैसे मान लीजिए मकानों की बिक्री की भी अगर बात करें हम, जहाँ पे सबसे टिकट साइज बड़ा होता है, इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो उसके वजह से कस्टमर्स थोड़े सहमे हैं, लेकिन फिर भी खरीदारी शुरू है अभी भी। तो देखना ये होगा कि कंज्यूमर ये जो महंगाई की बढ़ोतरी के साथ ही साथ जो इनकम ग्रोथ या जॉब की सिनेरियो कैसी है, क्या वो लास्ट 1.5-2 सालों में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे रही थी वो रहेगी, और इसी के साथ में कंज्यूमर्स का सेंटिमेंट क्या है खर्च के तरफ, अगर वो बरकरार रहेगा तो फिर ये सेल्स जो हम करने की बात कर रहे हैं वो जरूर। हम कई क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो टियर 2 और टियर 3 शहर हैं वो रेस्क्यू शहर हो जाते हैं। ई कॉमर्स में भी देखिए सबसे ज़्यादा बिजनेस वहीं से हो रहा है। क्या मॉल्स के मामले में भी क्या टियर 2 और टियर 3 में जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर मॉल्स जो है एक सहारा देंगे कमर्शियल एक्टिविटी को और वहाँ पर खुलेंगे? और आप अभी क्या देख रहे हैं टियर 2 और टियर 3 जो हैं मॉल्स के मामले में कितने आगे हैं? तो प्रियंका, इसमें देखा ये गया है कि जो वॉल्यूम की अगर हम बात करें, चाहे वो मॉल डेवलपमेंट के वॉल्यूम की बात या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से, तो उसका हमेशा रुझान टॉप शेयरों में रहेगा मार्केट्स की डेप्थ की वजह से। लेकिन अगर आप टीयर 2 टीयर 3 की मार्केट्स की भी बात करें, तो वहाँ के जो शॉपर्स है, ग्राहक है, उन्हें भी एक कल्चर आ गया है, एक एक्सपीरियंस का, शॉपिंग की एक्सपीरियंस का
जो ब्रांड्स हैं जो टॉप मार्केट्स में रहते हैं उन्हें एक्सेस करने का, कंज्यूम करने का। हाँ, ये है कि अगर हम बड़े शहरों में बात कर रहे हैं 25 या 30 मॉल्स की जो है वहाँ पे, इन छोटे मार्केट्स में उतनी डेप्थ नहीं है, वहाँ पे आपको चुनिंदा 2-4 मॉल्स मिलेंगे उस मार्केट की साइज के हिसाब से। लेकिन अगर सही मापदंड का इस्तेमाल करके अगर मॉल्स बनाए गए हैं तो कंज्यूमर्स छोटे शहरों में भी रुझान रखते हैं उस शॉपिंग एक्सपीरियंस को का फायदा उठाने का। तो आगे का आप क्या आउटलुक देंगे मॉल्स की, जहाँ तक हम बात करें किस तरह के मॉल्स हमें नज़र आएंगे? कुछ 16 मॉल इस साल में अभी तक बन चुके हैं। आप क्या देख रहे हैं कि बड़े मॉल, मीडियम साइज मॉल, रिटेल मिक्स किस तरह का रखा जाएगा, एरिया क्या हो सकते हैं, आगे के लिए आप क्या प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं? सो प्रियंका, इसमें जब हमने देखा कि जो मॉल्स, इसके लिए हमें ये देखना होगा, पहली चीज तो जैसे मैंने कहा कि हाँ, रुझान है कस्टमर्स का, एक सही एक्सपीरियंस अगर मिले तो वो जरूर जाएंगे, खरीदेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो मॉल्स नहीं परफॉर्म किए उनकी क्या कॉमन यार्डस्टिक्स है, तो जैसे अगर हम देखें तो 50% से ज्यादा ये घोस्ट मॉल्स हैं वो 2 लाख स्क्वायर फीट से भी छोटे हैं। 90% है वो 5 लाख स्क्वायर फीट से छोटे हैं। तो हमने जब हमारी स्टडी की तब हमने मॉल्स को ग्रेड ए, बी, सी इन कैटेगरीज में बनाया, और जो ग्रेड ए है, जो बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं एक शॉपर को, वो 5 लाख स्क्वायर फीट से बड़े हैं, उनमें टेनेंट मिक्स एकदम सही है इन टर्म्स ऑफ क्या फर्स्ट फ्लोर पे, क्या सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे होना चाहिए। कैटेगरी मिक्स कि भाई कितना क्या कैटेगरी होगी, प्लस उस मॉल की फ्रंटेज, विजिबिलिटी या एक्सेस जो है वो सही रहता है। तो और इन सब के साथ में एक मॉल को एक हैपनिंग प्लेस या एक जीवित प्रोडक्ट बनाने की बहुत जरूरत है, जो उस मॉल मैनेजर को कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहना पड़ेगा ताकि फुटफॉल्स शुरू रहे। क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फुटफॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर फुटफॉल्स होंगे तब फिर अपने नेक्स्ट स्टेज ट्रांजैक्शन की बात कर सकते हैं, जो हम सेल्स के आंकड़ों की बात। तो केवल मॉल बड़ा सा खड़ा कर देना काफ़ी नहीं है, उसके साथ कंज्यूमर को चाहिए एक्सपीरियंस, और जो सही एक्सपीरियंस दे देगा राइट रिटेल मिक्स के साथ, वही मॉल जो है वो हिट होगा, और जो नहीं कर पाएगा वो फ्लॉप होकर शायद घोस्ट मॉल में ही बदल जाए। थैंक यू सो मच विवेक, आज की इस बातचीत के लिए। फिर मुलाकात होती है, आज के लिए धन्यवाद आपका।